यूपीएससी वाला लब कलेक्टर साहिबा। थर्ड टॉपिक था हमारा पहली मुलाकात। मेरी और एंजल की पहली मुलाकात दिल्ली के जीबीटी नगर में एक कॉफ़ी में हुई। हाउस में 3-4 टेबल को छोड़कर अधिकतर फुल थी। यंग क्राउड था। कॉफ़ी हाउस की दीवारों पर फूल की सजावट बहुत खूबसूरत लग रही थी। इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी एंजल। एंजल ने सफ़ेद टैंक टॉप और काली योगा पैंट पहनी हुई थी। पहली बार मैंने उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। वे सचमुच हुस्न ए मलिका लग रही थी। फेशियल प्रोफेशनल, गोल्डन रेशियो के करीब ढलवा ललाट, झील सी नसीली आंखें, तीखी नाक, गुलाबी के पंखुड़ी जैसे होठ, गोल मटोल और गोरे गोरे गाल, जैसे सोने के बाल, मासूमियत भरा चेहरा, उस पर काले तिल का पहरा। मुझे लगा जैसे जन्नत की परी जमीन पर उतर आई हो। किसी को एक नज़र देख लेने से कितना सुकून मिलता है, ऐसा एहसास आज मुझे पहली बार हुआ। एंजल को देखते ही मेरे मन में हलचल होने लगी। क्या इसे ही लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं? मैं सोचने लगा। पहली नज़र में मुझे वह परी सी लग रही थी। पहली दफ़ा किसी लड़की से बात करते हुए मैं असहज महसूस कर रहा था। इसकी वजह थी वह मुझे पहली नज़र में ही भाग गई। हालांकि वह थोड़ी चिंतित नज़र आ रही थी। गिरीश आईएएस प्री क्लियर करने का बहुत ज़्यादा दबाव है मेरे ऊपर। मेरे मामा का कॉल आया था। वह कह रहे थे कि इस बार प्री क्लियर कर लोगी ना, या फिर नाक कटाओगी? तो फिर आपने क्या कहा? मैंने बस यही कहा कि मामा जी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने एक गंभीर यूपीएससी अभ्यर्थी होने का परिचय देते हुए पूछा, अच्छा बताओ, अनुच्छेद 21 में कौन कौन से मौलिक अधिकार आते हैं? मुझे टेस्ट मत करो, जितना तुम को आता है उतना मैं पढ़कर भूल चुका हूँ। अच्छा याद होता तो अब तक आईएएस सिलेक्ट हो गए होते। एंजल ने व्यंग कसते हुए कहा। स्टेट सर्विस आरएएस को सोचा है कुछ? मैंने पूछा। मुझे एक ही लक्ष्य दिखाई देता है, वह है लक्ष्य आईएएस। टेस्ट पी स्टेट पीसीएस, न कोई अदर एग्ज़ाम। होठों को दांतों के बीच दबाते हुए उसने दृढ़ता से कहा, सही कह रही हो। जब यूपीएससी क्लियर कर सकते हो तो दूसरी नौकरी में क्यों सेटल होना? जब अमेजिंग हो सकता है तो नॉर्मल क्यों रहना? मैंने भी उसे एकमात्र लक्ष्य का पक्ष लेते हुए कहा, बिजनेस करना है तो बड़ा करना है, वरना नहीं करना है। सही कह रहे हो गिरी। अब मैं आईएएस के अलावा कोई और फॉर्म नहीं फिल करूंगी। बनना है तो आईएएस ही बनूंगी। उन्होंने समोसे के अंतिम टुकड़े को उदरस्थ करते हुए यह बात कही। बात तो सही कह रही हो। जीवन में कई बड़ा लक्ष्य पाने के लिए काफ़ी सोच विचार कर एक बेहतर रणनीति रोड मैप बनाना पड़ता है। लेकिन जब अपने लक्ष्य को पाने का बड़ा वाला इरादा कर लिया हो तो आपको अपने माइंडसेट को विकल्पों के ऊपर ऊहापोह में भटकने नहीं देना चाहिए तथा अपने मन को दुविधाओं के जाल में नहीं फंसने देना चाहिए। अब तो विकल्पों वाला माइंडसेट नहीं, दृढ़ संकल्प वाला माइंडसेट बनाना चाहिए। अब हारी हुई मानसिकता से नहीं, हर हाल में जीतने वाली मानसिकता के साथ मैदान में डट कर जाओ। अब कल्पनाओं में हवाई सफ़र नहीं, धरातल पर रहकर कर्मशील बनो। एवरेस्ट जितने ऊंचे लक्ष्य को पाना है तो हिमालय की तलहटी पर बैठकर विश्राम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो लक्ष्य को छूकर ही विश्राम करना है। मैंने लगभग मोटिवेशनल अंदाज में कहा। तुम्हें मॉडल होना चाहिए। एक्टिंग अच्छी कर लेती हूँ। नहीं, मेरे बचपन का सपना था आईएएस ऑफिसर बनना है और मैं उसी सपने पर काम कर रही हूँ। हालांकि सिविल सेवा को करियर बनाने का सपना देखना बहुत ही रिस्क वाला निर्णय है, जहाँ सफलता की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। बस एक जैसे घोड़े दौड़ाए जाएं और उसमें एक को ही चुनना हो तो बहुत ही अच्छी दौड़ने वाले 9 घोड़े भी हारेंगे। यह जोखिम भरा निर्णय होता है फिर भी, लेकिन जीवन में अपने सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार सफलता पाने के लिए जोखिम लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा, सही कहा। अपनी ज़िंदगी में जिस भी व्यक्ति ने कुछ अद्भुत और अनुभव किया है, वह कुछ ऐसा जो वाकई काबिले तारीफ और शानदार हो। उन्होंने जोखिम लेने के लिए बहुत
बहुत और कभी मुंह नहीं मोड़ा। हाँ, जो युवा जोखिम लेने को हमेशा तैयार रहते हैं उनका आत्मविश्वास अडिग रहता है। वे अभूतपूर्व कामयाबी हासिल करते हैं। जोखिम लेने का अर्थ खुद को नकारात्मकता की ओर ले जाना कतई नहीं है, बल्कि नए अवसरों की तलाश करना है, मैंने कहा। अक्सर लोग जीवन में सफल हो जाने वाले अवसरों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे कंफर्ट जोन में यानी सुरक्षित रहना चाहते हैं, लेकिन एक बार अवसर आ जाने के बाद वे उस पर अवश्य अफसोस जाहिर करते हैं। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आपको जोखिम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते। जीवन में हर बार नुकसान के बारे में सोचकर जोखिम लेना छोड़ना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम नहीं लेना है। तेजी से बदल रही दुनिया में विफल होने की एकमात्र गारंटी देने वाली रणनीति जोखिम नहीं उठाना है। असल में जोखिम का लाभ वह सिक्का है जो जीतने पर प्रसन्नता और हारने पर सीख देता है। कभी कभी कम उम्र में जोखिम उठाने की वजह से हो सकता है। कई बार आपको परिवार और समाज दोनों से अपेक्षित सहयोग ना मिले, लेकिन इससे निराश होने और घबराने के बजाय अपने आप पर भरोसा रखें। नाकामयाब हो जाने का भय हर किसी को सताता है ना, लेकिन इसे खुद पर हावी होने देने से बचना चाहिए। यह बात ध्यान रखें कि जोखिम उठाने का जज्बा वीर साहस को ही है, कायर को नहीं। जीवन में जोखिम लेने वाले कई सारे लोग असफल भी होते हैं, लेकिन वे अपने अनुभव से सीखते भी हैं। जोखिम लेने वाला एक आशावादी इंसान असफलता के को सदैव सीखने के अवसर के रूप में देखता है। दुनिया में सफलतम लोग औसत लोगों से कहीं ज़्यादा बार असफल होते हैं। यही नहीं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां औसत कंपनियों की तुलना में कहीं ज़्यादा बार असफल होती हैं। अगर आप बड़े मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो जोखिम को जीवन में हिस्सेदारी देने में देरी ना करें। बिना जोखिम उठाए कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती। मेरा तो पहला क्रश ही है, पहला प्यार है यूपीएससी, तो मेरा तो यूपीएससी होगा ना। मैं तो गिरीश जी यूपीएससी में सिलेक्शन लेने के लिए ही सारे तिकड़म लगाऊंगी। साम दाम दंड भेद, उन्होंने बहुत हल्की और बेदम आवाज़ में कहा। आप भी किसी से कम नहीं हैं, मैंने चुटकी लेते हुए कहा। हम किसी से कम नहीं। आज लड़कियां बाहों में बाहें डालकर कदम से कदम मिलाकर लड़कों के साथ चल रही हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की आवाज़ को बुलंद करते हुए कहा। बाहों में बाहें डालकर नहीं, कंधों से कंधा मिलाकर की चला करती हैं। यहाँ यह होता है, बाहों में बाहें डालने का अर्थ कुछ और ही होता है। इस पर हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। ध्यान रखिए, यूपीएससी में चेक और जैक नहीं चलता है। साम दाम दंड भेद का बात कर रही हो, मैंने व्यंग करते हुए कहा। कहा जाता है कि इंसान जो पाना होता है उसे पा ही लेता है। हमारा लक्ष्य कलेक्टर बनना है ना, तो लगे रहते हैं, एक दिन लक्ष्य कदमों में होगा, एंजल ने कहा। तो अब चलें? एंजल ने आंखों से सवाल किया। मैंने मुस्कुराती आंखों में हामी भर दी। एंजल ने जीबीटी नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 पर आकर कहा, चलिए बाय, सी यू अगेन। मैंने जवाब दिया। क्रश बनाम पढ़ाई। कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो आप परिस्थितियों से ऊपर उठकर काम कर सकते हैं। अगर आसपास का माहौल अनुकूल ना हो तो आप अपने घर में सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर खुद को निखार सकते हैं। ऋषभ पंत ने बचपन में अपने देश के लिए खेलने का सपना देखा तो वो आज सच हो गया। सपनों में जान हो, हौसले बुलंद हो तो आप विषम हालातों में भी हीरो बनकर उभर सकते हैं। ध्यान रखो, अगर आप लगन से काम कर सकते हो तो अपनी मेहनत से पहाड़ों को भी उपजाऊ मैदान बना सकते हो। बस खुद पर विश्वास रखना। मैंने ऋषभ पंत का भारतीय क्रिकेट में चयन होने के बाद उसी रात को यह फेसबुक पोस्ट लिखी। मैंने महसूस किया कि एंजल से दिन में दो बात ना हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने उनके कॉल मेल का इंतज़ार करने लगा। लगातार 2-3 महीने की चैटिंग और बातचीत के बाद
के बाद बातों बातों में खुलापन आ गया। एक दूसरे से कुछ भी पूछने में हिचक नहीं होती थी। एंजल और मैं बातों को एक दूसरे को सब बताते गए। हमारे दोनों के बीच इश्क और मोहब्बत के बीज प्रस्फुटित होने लगे थे। मुझे तो उनको जीवन साथी बनाने के ख्याल भी आने लगे थे। उनको लंबे समय तक बताया नहीं, यह अलग बात है। उनको मैंने लंबे समय तक प्रपोज नहीं किया था, लेकिन इशारों इशारों में मैंने सब कुछ कह चुका था। उनकी खामोशी मुस्कुराती निगाहें भी यही इत्तला दे रही थी कि मुझे भी बहुत आप पसंद हो। हम हर रोज़ एक दूसरे को मैसेज करने लगे। पहले दिन में, फिर रात को भी बिना मैसेज किए हम सो नहीं पाते। उनके मैसेज मेरी लाइफलाइन बन गई। यह सब होना सामान्य इंसानी जज्बातों की अभिव्यक्ति थी। शुरुआत दोस्ती से हुई, लेकिन समय बीतने के साथ जज्बात स्पष्ट होते गए। शुरू में हम कैजुअल फ्रेंड, बाद में बेस्ट फ्रेंड बने, फिर लव की एंट्री और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। लेकिन मैं लंबी पारी का इच्छुक था, उन्हें जीवन साथी बनाने को लेकर बेताब। साल भर होते होते हमारी दोस्ती में प्रेम नामक वायरस ने तगड़ी वाली घुसपैठ कर ली। एंजल के हृदय में किसी कोने में मेरे सानिध्य की प्यास जगने लगी थी। मैं भी दीवानों की तरह उसे आगे पीछे घूमने लगा। इस सपनीले मोड़ पर उसे भी मेरी बातें और दीवानगी लुभाने लगी। मैं यह सोचने लगा कि मेरी बंजर जमीन पर गुलाब खिलने वाला है। मैं तो रूप, सौंदर्य, चंचलता का सब मिश्रण देखकर उस पर लट्टू हो गया था। मैं लाइब्रेरी में बहुत जल्दी आ जाता और एंजल से मिलने, बात करने के लिए बहाना ढूंढता। एंजल को भी मेरा साथ बहुत अच्छा लगने लगा। मैं दिल की बात तो नहीं कह पाया था, लेकिन दोनों के बीच साथ कॉफ़ी पीने, लंच करने, घूमने फिरने और ढेर सारी बातें करने का सिलसिला शुरू हो गया था। उसे पाने की ख्वाहिश मेरे मन में बसा कर बैठा ली थी मैंने। सिर्फ पढ़ने मेरे हाथ में है, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ लड़ना मेरे हाथ में है, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ एग्ज़ाम देना मेरे हाथ में है, बाकी कुछ नहीं। जितना हाथ में है उतना करूँगी। एंजल ने 10 घंटे की पढ़ाई के बाद रात में सोने से पहले डायरी में यह लाइन लिखकर खुद को मोटिवेट करने का प्रयास किया और सोने चली गई। आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। एंजल ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो टीवी देखो। टीवी देखने का मन नहीं कर रहा है तो राइटिंग प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करने का मन कर रहा है तो डिस्कशन करो। और डिस्कशन भी नहीं करने का मन कर रहा है तो रणनीति बनाओ। लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ यूपीएससी अभ्यर्थी के रूप में करना ही होगा अगर चयन लेना है तो। मैंने कहा, कुछ लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि वे अपने मनचाहा काम के लिए हर दिन समय नहीं निकाल पाते, लेकिन मैं मानता हूँ कि बहाना बनाने के हजारों कारण हो सकते हैं कि आप अपने मनपसंद काम के लिए समय नहीं निकाल पाते। या तो वो किसी काम को मन से करने नहीं चाहते या खुद दुर्बल इच्छाओं के मालिक हैं। दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वह दृढ़ संकल्प, जिसके बलबूते जो आप सोच सकते हैं, जिस पर आप यकीन कर सकते हैं, उस काम को इस दुनिया में आपको करके दिखा सकते हैं। साफ जाहिर हो रहा है मैं लगभग एक मेंटर की भूमिका निभा चुका था। एंजल का कॉल आया, मुझे हर्ष बी पंत IR की बुक लेनी है, मिल जाएगी क्या मुखर्जी नगर में? मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर किताबों के अजायब घर हैं। यहाँ नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? मैंने दृढ़ता से कहा। अच्छा, आप देख करके आना कि कहाँ मिलेगी। उनका इरादा किताब खरीदने का कम था और मुझसे मिलने का ज़्यादा। यह बात तो मैं समझ गया था। जब किसी लड़की को लड़का पसंद आ जाए तो मिलने का कॉल करने के इतने तरीके ढूंढ लिए जाते हैं जितने एडिसन ने बल्ब बनाने के तरीके नहीं ढूंढे होंगे। मैं उन्हें पसंद था या नहीं यह मुझे नहीं पता, या फिर शायद उनका इरादा यह था कि IAS बनने के सपने को साकार करने के लिए गिरीश मेरी बहुत हेल्प कर सकता है, इसलिए उन्होंने मेरे साथ दोस्ती बढ़ाई होगी। लेकिन वजह जो भी हो, दोस्ती धीरे धीरे बहुत प्रगाढ़ हो रही थी। मैं बत्रा सिनेमा गया
और अग्रवाल स्वीट होम के पास वाली बुक शॉप से हर्ष वी पंत की IR बुक खरीद करके एंजल को कॉल मिलाया। सामने से आवाज़ आई, रुको मैं अभी आती हूँ। मैं मन ही मन में सोच रहा था किताब तो बस बहाना था, असल काम मिलने बुलाना था। तुमने आज यह क्या पहन रखा है? तुम तो बिल्कुल चमनलाल लग रहे हो। रिक्शे से उतरते ही उन्होंने मुझे देखकर कहा। उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे मेरा फ्रेंड जोधपुरी जूतियाँ लाया था तो मैंने पहन लिया। अच्छी नहीं लग रही है क्या? तुम पर तो हर चीज़ अच्छी लगती है। मैं तो बस मजाक कह रही थी, मजाक में कह रही थी। बाबा, कॉफ़ी पिलाओगे? एंजल ने पूछा। क्यों नहीं, मैंने मुस्कुरा कर कहा। डिस्कशन करते करते ना जाने कब मैं एंजल की थॉट प्रोसेस का दीवाना बन गया था। शायद मैं उनके सोचने के तरीके को पसंद करने लगा था, उनके विचार को पसंद करने लगा था और उनकी बातों का तो दीवाना हो गया था, उनके अंदाज का भी। लगातार 4 महीने की बातों के बाद संवादों में इतना खुलापन हो गया कि कोई भी बात कहने में असहजता नहीं महसूस होती थी। दोस्ती धीरे धीरे आत्मीयता में बदलने लगी थी। एंजल मुझसे जब भी मिलने आती तो प्यासी सोन मछरिया जैसी। पूरी कैंपस लाइब्रेरी में अभी भी 2 ही लोगों को इस नवेले एहसास का पता था, एक मैं और दूसरा उसे। हर दिन लाइब्रेरी से निकलते वक्त इस बात का एहसास मुझे गुदगुदा देता था कि चलो आग तो दोनों तरफ बराबर ही लगी है। हालांकि मुझे अक्सर खुद को यह कहकर समझाता था कि पहले करियर बना लो, फिर चाहे कितनी भी प्यार की डुग्गियाँ बजा लेना। इसलिए मैंने प्रपोज करने के लिए एक लंबा समय लेना उचित समझा। एंजेला और मैं दोनों IAS की तैयारी कर रहे थे और किताबों से ज़्यादा गहरी दोस्ती निभानी थी ताकि UPSC का किला भेजा जा सके। चलो शिमला घूम के आते हैं। दूर का प्लान नहीं बना सकती, मम्मी कुछ कहेगी। मैंने भी एक एटीट्यूड वाली लड़की से कैसा प्रश्न पूछ लिया। समझती क्या है अपने आप को? अच्छा चलती है कि नहीं, वरना तेरी सहेली अंजलि को लेकर चला जाऊंगा और घुमाऊंगा। और अगर मैं बात नहीं करूंगी तो क्या मेरी सहेली से बात करने लग जाओगे? मैं और एंजल सदैव की तरह झगड़ कर पलट लिए। मैं मन में एक दूसरे की शक्ल भी ना देखने का विस्फोट गुस्सा अपनी अपनी ईगो के लिए। थैंक यू।